कक्षा 7 हिंदी साहित्य अध्याय 5 दादी माँ। प्रस्तुत अध्याय सुप्रसिद्ध रचनाकार खुशवंत सिंह द्वारा रचित एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने अपनी दादी की मीठी स्मृतियों का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है। इसमें उनके अनेक संवेदनशील अनुभवों का उल्लेख किया है। आइए पढ़ते हैं इसको। सभी की दादियों की तरह मेरी दादी भी बूढ़ी थी। पिछले 20 साल में मैंने उन्हें बूढ़ी ही देखा है। मतलब जब दादी बन जाती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उम्र तो बढ़ी जाती है। तो इनका ऑथर का लेखक का कहना है कि मैंने पिछले 20 सालों में उन्हें बूढ़ी ही देखा है। झुर्रियों से भरे चेहरे वाली, लोगों से ही सुनता रहा कि वे कभी जवान थी, खूबसूरत थी, यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। तो स्वाभाविक हो गई पति तो। पर मेरे लिए तो यकीन करना भी मुमकिन था। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक में टंगी रहती है। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक पहुंचती। मतलब क्या था कि जो दादाजी थे वो शायद जल्दी एक्सपायर हो गए हों, तो जिससे उस बच्चे को, जिसकी ये बात चल रहा है, जो ये इनका ग्रैंडसन है, इसको पता ही नहीं है कि वे दादाजी भी थे, इसके सामने होंगे ही नहीं, वो जल्दी एक्सपायर हो गए होंगे। तो उनकी सफ़ेद दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक पहुँचती। ऐसे 100 साल के करीब तो वे लगते ही थे। ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे। मतलब दादाजी जो फ़ोटो में टंग रही है, उनकी जिनकी जो तस्वीर देख के लग रहा है कि वो तो बुजुर्ग ही थे। तो ऐसा भी लगता नहीं कि कभी वो ऐसे जवान होंगे, उनकी बीवी बच्चे होंगे। तो वे तो ऐसे दिखते थे जैसे बस हजार नातियों पोतियों के दादाजी हैं। मेरी दादी माँ का खूबसूरत और जवान होने का तो ख्याल भड़काने वाला ही लगता था कि वे कहाँ जवान होंगी, इतनी बूढ़ी हैं, ये सब। दादी अक्सर हमें बताती कि बचपन में कौन कौन से खेल खेला करती थी। सुनने में बिल्कुल बेतुका सा लगता था, जो उनके जैसी बूढ़ी महिला के लिए अशोभनीय लगता था। हमें तो यह सब पैगंबरों और नावियों की कहानियों की तरह काल्पनिक ही प्रतीत होता था। जैसे कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कहाँ ही होता होगा, तो ऐसे उनको दादी जी का खेलना, दादी जी का जो भी यंग एज, सब उनको कहानियों की तरह प्रतीत होती थी। हमने उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा, नाटी सी, मोटी सी, तनिक झुकी हुई सी, जैसे बुढ़ापे में ऐसे गर्दन झुक जाती है, फोटो में झुकी हुई है, मतलब कमर झुक जाती है। चेहरा झुर्रियों की आड़ी तिरछी रेखाओं से पटा हुआ जो उनका चेहरा था, तो बहुत सारी झुर्रियाँ थी। बल्कि हमें तो पूरा विश्वास था कि वे हमेशा हमेशा से ऐसी ही रही होंगी। बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि अब और बुढ़ाना नहीं, बुढ़ापा उनके बस में, बुढ़ाना भी कह सकते हैं, उनके बस में नहीं था। 20 साल से ऐसे ही तो देख रहे थे हम उन्हें। खूबसूरत कभी नहीं। हाँ, वे प्यारी जरूर लगती थी, क्योंकि अच्छी, जिसकी नेचर अच्छी होती है, दादी इनको प्यार करती होंगी तो अपने आप ही प्यारा लगने लगता है इंसान। तो इनका कहना यह है कि वह प्यारी तो लगती थी। कपड़े वे हमेशा सफ़ेद ही पहनती। कुबड़ के कारण एक हाथ कमर पे टिकाए रखती, दूसरे से रामनामी माला के मन के फेरती रहती, माला हाथ में, और सारे घर में घूमा करती। चांदी सी चमकीली लटें, सफ़ेद बाल, पीले झुर्राए चेहरे पर बेतरतीबी से बिखरी रहती। प्रार्थना के न जाने कितने शब्दों को दोहराते, उनके होठ निरंतर फड़फड़ाते रहते, कुछ ना कुछ पूजा करती रहती थी। दादी माँ के साथ मेरी खासी दोस्ती थी। मेरे पिता ने जब शहर में बसने के लिए कूच किया, जब शहर में आए वो रहने के लिए, तो वे मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए। वे मुझे तड़के ही जगा देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती, मुझे नहलाकर तैयार करते हुए वे अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना मुझे गा गा कर सुनाती। मतलब सुबह इसको उठा के नहलाना वहलाना, टिफ़िन तैयार करना, उस बीच में अपनी पूजा करती रहती थी वो, ताकि मैं इन्हें सुन सुनकर जुबानी रट लूँ। वो चाहती थी कि मैं भी इन चीज़ों को याद कर लूँ जो वो गा रही है। उन्हें तो याद है, जब तो वो काम करते करते भी गुनगुना रही है। सुनता तो मैं ज़रूर था, क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे प्यारी लगती थी, पर उन्हें सीखने के मेरा कोई मन नहीं था, मंशा नहीं थी। लकड़ी की मेरी तख्ती की गाछनी मिट्टी से लीप कर वे पहले से ही तैयार रखती थी। जैसे अब तो कॉपी वगैरह पे लिखते हैं, पहले लकड़ी की वो होती थी, स्लेट नहीं, तख्ती लकड़ी की होती थी, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लीप देते थे, फिर उसके ऊपर काली कलम से लिखते थे। तो वो उसको बिल्कुल फिट करके रखती थी, लीप के। साथ में मिट्टी की एक बनी दवा तो सरकंडे की कलम भी एक झोले में डाल के मुझे थमा देती। एक मोटी सी बासी रोटी पर मक्खन और चीनी थोप कर मुझे खिलाती, स्कूल ले जाती, खिला पिला कर। टिफ़िन भी, मतलब टिफ़िन तो ऐसे ही होते थे, कुछ कपड़े में लपेट के रोटी दे दी। आजकल की तरह बड़े सुंदर सुंदर टिफ़िन नहीं होते थे। जब अपने साथ ढेर की बासी रोटियों वे गांव के कुत्तों को डालने के लिए भी ले जाती, इसको खिला के और सब कुत्तों को डालने के लिए ले जाती थी। वे मुझे हमेशा स्कूल तक छोड़ने जाती। 1 बजे
यह भी थी कि स्कूल गुरुद्वारे साथ साथ ही थे। गुरुद्वारे का भाई पुजारी ही हमें वर्णमाला सिखाता था, तो सवेरे की प्रार्थना करवाता था जो गुरुद्वारे में थे। बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठ त्यौहारा वर्णमाला गाते रहते थे, कै खे इस तरह से, और या एक में प्रार्थना करते रहते थे। या तो वर्णमाला गाते थे और या जो गुरुद्वारे में प्रार्थना होती थी वो करते थे। मेरी दादी माँ उसी बीच गुरुद्वारे के भीतर बैठकर धर्म ग्रंथ को बाचा करती। जो धर्म ग्रंथ होते थे उनको पढ़ती थी गुरुद्वारे में बैठकर, मतलब इसको स्कूल छोड़ देती थी, पास में गुरुद्वारा था, वहाँ अपना पूजा पाठ करती रहती थी। जब हम दोनों अपने अपने कामों से निमट जाते तो एक साथ फिर घर लौट जाते। वो इसे छोड़ने जाती, फिर लेने जाती। और जब ऐसे व्हीकल तो थी ना, नहीं थे कि स्कूटी पे चली जाएंगी या ऑटो रिक्शा कर लेंगी, तो वो सोचती थी कि वहीं पे रह लेती थी वो, और जब वो फ्री हो जाता था जब दोनों साथ घर आ जाते थे। लौटते हुए हम गुरुद्वारे के करीबी गांव के कुत्ते दिखाई दे जाते। रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते भौंकते गुर्राते वे हमारे पीछे तक घर तक चले आते। जो रोटियां लेके आती थी वो सब खिलाते थे, फिर वो आपस में लड़ते थे, फिर इनके साथ साथ घर तक आ जाते थे। जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह बस गए, शुरू में जब गए जब तो इनके पास छोड़ के गए, लेकिन जब वो वहाँ सेट हो गए तो उन्होंने इसको भी अपने पास बुला लिया, तो हमें भी अपने पास बुला लिया। दादी माँ और मेरी दोस्ती के लिए एक नया मोड़ था। रहते तो यहाँ भी हम दोनों एक ही कमरे में थे जब दादी और उनको भी शहर में बुला लिया था, पर वे मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती। अब स्वाभाविक सी बात है, शहर में तो अलग तरह का माहौल होगा। अब मैं मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, शायद इसलिए उन्हें आंगन में अब गोरैयों के दाने चुगाने का एक नया शौक पाल लिया था। वहाँ तो कुत्तों को खिलाती थी, अब यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, तो आंगन में जो गोरैया होती थी उनको वो खिलाती रहती थी, तो नया शौक पाल लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क कम होता गया। कुछ अरसे तक तो वे मुझे सवेरे उठाती रही, स्कूल के लिए तैयार भी करती रही। कुछ समय तक तो मेरे स्कूल से लौटकर आने पर पूछा करती वहाँ मैं क्या क्या पढ़ता हूँ। अब मैं उन्हें अंग्रेजी के नए नए शब्द बताता, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी बातें सुनाता, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती के गोलाकार होने के विषय में बताता। ये सब बातों में उनका मन नहीं लगता, वह खिन्न हो जाती थी। ऐसी पढ़ाई में मेरी क्या मदद कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बातों में उनकी आस्था नहीं थी। वे खासी दुखी होकर यह जानकर कि रब, ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो एक दिन ये जानकर उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि भाई ये तो पूजा पाठ तो कुछ सिखा ही नहीं रहे, बस यही सिखा रहे हैं। एक दिन मैंने उन्हें आकर बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में संगीत तो भिखारी और वैश्याओं की मलकियत है, मतलब इनके जो बुक्स में ऐसा लिखा जाता था ये जो गाने बजाने का काम है ये भिखारी वगैरह ही करते हैं। और एक दिन मैंने उन्हें आकर बताया, अच्छा, अच्छे खासे संभ्रांत लोगों का इनसे क्या लेना देना, मतलब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड रईस व्यक्ति ये गाने बजाने का काम नहीं करते। उन्होंने मुझसे सीधे तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी ही नाराज़गी जाहिर कर रही थी। इसके बाद तो उन्होंने मुझसे बोलना चालना बहुत कम कर दिया, क्योंकि अब दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हो गए। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया। दोस्ती की साझी कड़ी टूट गई। अभी तक कमरा एक था, जब वो और बड़ा हो गया तो उसको अलग कमरा मिल गया। मेरी दादी माँ ने निरासक्त भाव से अपना अलगाव स्वीकार कर लिया। उन्होंने मान लिया कि अब तो बड़ा हो गया, अभी मेरे पास कहाँ ही सोएगा, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वे दिन भर अपने चरखे पर बैठी रहती और कभी कभी ही किसी से बोलती चालती, सवेरे से शाम तक सूत काटती रहती और अपनी प्रार्थना दोहराती रहती। दोपहर को थोड़ा सा आराम करती, गोरैयों को दाना डालती। बरामदे में बैठी बैठी वे रोटियों के नन्हे नन्हे टुकड़े फेंकती तो सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों के झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते। वे उन्हें घेर कर चहचहाने लगते, कुछ उनकी टांगों पर तो कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती वे चिड़ियाएँ। वे सिर्फ हंसती, उन्हें झटक कर कभी नहीं उड़ाती थी। वे बैठी रहती थी तो वह हंसती रहती थी। उनके लिए तो यही सबसे सुखकर क्षण होता था। उनका यह कार्यक्रम लगभग आधे घंटे चलता था। जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना तय किया तो मुझे पक्का पता था दादी माँ इसका विरोध जरूर करेंगी। मुझे 5 वर्षों के लिए विदेश में रहना होगा और दादी माँ, हाँ, इस उम्र में उनका क्या ही भरोसा। पर दादी माँ तनिक भी विचलित और भावुक नहीं हुई। वे मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, पर बोली कुछ नहीं, न ही किसी प्रकार की भावुकता का प्रदर्शन उन्होंने किया। बस उनके होठ प्रार्थना में फड़फड़ाते रहे, मन प्रार्थना में लीन रहा, उंगलियां माला के मन के फेरती रही। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा और विदा किया। उस गीले गीले प्रतिरूप को ही मैंने अपनी बीच देह स्पर्श की आखिरी निशानी मान लिया। मतलब वो जो उनका स्पर्श था, थोड़ा इमोशनल थी वो, कुछ बोली नहीं,
लेकिन उनका गीला गीला स्पर्श जो एक तरह से आंसुओं से भीगा हुआ, उसको ही उन्होंने आखिरी निशानी मान लिया। लेकिन ऐसा होना नहीं था। 5 बरस के बाद मैं लौटा तो दादी माँ मुझे स्टेशन पर लेने आई। वे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी मैं उन्हें छोड़ कर गया था। जैसे कि वो कह रहे हैं मैं 20 साल से उन्हें ऐसी देख रहा हूँ, तो आज भी वो वैसी ही लग रही थी। अब भी शब्दों के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उन्होंने मुझे बाहों में भींच लिया। होठों पर वही चिर परिचित प्रार्थना के शब्द। मेरे लौटने का यह पहला दिन था, पर दादी माँ के लिए सर्वाधिक सुखी क्षण भी गोरेयों का दाना चुगाना ही रहा। आज अतिरिक्त उत्साह के साथ। आज वो और ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये आ गया था। शाम को सहसा ही उनमें एक परिवर्तन आया। उनमें उन्होंने प्रार्थना नहीं की। आस पड़ोस की औरतों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और पुरानी ढोलक की ताल पर नाचना शुरू कर दिया। वे लगातार घंटों ढोलक की थाल पर थापे देती रही, ढोलक बजाती रही, डांस करती रही, योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले विजय गीत गाती रही। हमने बहुत समझा बुझाकर उनका गाना बजाना बंद करवाया कि कहीं वे ज़्यादा न थक जाएं। वही बस पहला मौका था जब मैंने उन्हें प्रार्थना से विमुख देखा था। मतलब केवल पहली बार ऐसा हुआ था कि आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की, ढोलक बजाई और नाचना गाना शुरू कर दिया। तो दूसरे ही दिन वे बीमार पड़ गई। बुखार बिल्कुल हल्का था। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी ही उतर जाएगा, पर दादी माँ का कुछ और ही सोचना था। उन्होंने हमें बता दिया था कि उनका अंत समय आने वाला है। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम अध्याय के शेष होने के पहले ही वे प्रार्थना से विमुख हुई है। मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि पुराने लोगों को पता चल जाता था कि कब वो जाने वाले हैं। तो दादी माँ ने भी कह दिया था कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है और अंतिम अध्याय जो मेरा है उसी में मैंने प्रार्थना छोड़ी है। अदरवाइज़ तो वो डेली करती थी। प्रार्थना से विमुख हुई हैं। अब तो उन्हें हमारे साथ बातें करे एक क्षण भी गंवाना नागवार लग रहा है। हमने विरोध किया, पर सारे विरोधों को नकार कर वे बिस्तर पर लेटे लेटे ही माला के मन के फेरते हुए प्रार्थना में लीन हो गई। फिर बिस्तर पर लेटकर फिर माला उन्होंने हाथ में ले ली। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि प्रार्थना करते करते उनके होठ सहसा ही निस्पंद हो गए, शांत हो गए, बिल्कुल ठंडे हो गए। माला उनकी निर्जीव उंगलियों से लुढ़क कर नीचे आ गिरी। एक शांत सी छाया उनकी मुखाकृति पर फैल गई और हम भली बातें समझ गए कि वे अब इस दुनिया में नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा, जैसे कि नियम है कि भाई नीचे भूमि पर लिटा दिया जाता है, और उनके मृत शरीर को लाल कफन में ढक दिया। कुछ घंटों उनके शव के पास बैठकर शोक मनाने के बाद हम वहाँ से उठकर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था में जुट गए। शाम को एक लकड़ी की एक अनगढ़ सी काठी लेकर हम उनके कमरे में जा रहे थे ताकि उसमें उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। मतलब लकड़ी का वो इस पे रख के उनको मृत्यु वो होती ना अर्थी, उस पर लिटाया जाए। सूरज डूब रहा था। अस्त होते ही सूर्य की सुनहरी आभा उनके कमरे और सामने के बरामदे को आप्लवित कर रही थी। सूरज जाने वाला था। डूबते समय जो उसकी रोशनी होती है वो उनके पूरे कमरे में फैली हुई थी। आंगन में पहुंचकर हम बीच में ही थम गए। बरामदे से लेकर कमरे तक, जहाँ तक उनका पार्थिव शरीर लाल कपड़े में लिपटा निस्पंद पड़ा है, बिल्कुल शांत पड़ा है, एक अजब ही दृश्य नजर आया। हजारों की संख्या में गोरैया फर्श पर बिखरी बैठी थी। हमारा दिल भर आया। मेरी माँ कुछ रोटियां लेकर आई। दादी माँ की तरह उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और चिड़ियाओं की ओर फेंके। चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ देखा तक नहीं। जब हम दादी माँ के शव को उठाकर चल पड़े तो गोरैया धीरे से निशब्द ही उड़ गई। जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया तो वे गोरैया भी चुपचाप चली गई। दूसरे दिन जमादार ने रोटी को टुकड़ों को बुहार कर कूड़ेदान में डाल दिया। मतलब चिड़ियाओं ने वे रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन स्वीपर ने आके उनको उठाया। शब्दार्थ है, लेखक की दादी माँ थी दोनों, नाटी सी मोटी सी। दादी माँ हमेशा कैसे कपड़े पहनती? सफेद। दादी माँ दिन भर चरखे पर बैठी रहती। दादी माँ रोटियां खिलाती थी चिड़ियों को। दादी का पार्थिव शरीर लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। प्रश्न उत्तर है मौखिक। निम्नलिखित अनुच्छेद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। विराम चिन्ह क्या होता है कि जो कोई साधारण वाक्य होता है उसमें विराम चिन्ह लगता है। जो एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक वाक्य होते हैं उनमें विस्मयबोधक चिन्ह लगता है, कहीं कहीं कोमा लगता है। तो इनमें हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर पूरा करना है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए रंगीन शब्दों के विलोम शब्द कोष्टक में लिखिए। जवान, बूढ़ी, सफ़ेद, काला, काल्पनिक, वास्तविक, शहर, गांव, अंग्रेजी, हिंदी। दादी माँ का बच्चे से अलग होने के बाद की दिनचर्या के बारे में लिखिए। दादी माँ का जब बच्चे से अलग हो गई उसके बाद उसका क्या क्या रूटीन रहा वो बताना।
हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का खुशी खुशी पालन करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। पाठ समाप्त हुआ। पाठ 5 का ही भाग है ये, आज़ादी की महत्ता। मोनू ने चिड़िया बेचने वाले से एक रंग बिरंगी सी चिड़िया खरीदी। चिड़िया के साथ उसने चिड़िया का पिंजरा भी खरीदा। पहले बहुत करते थे बच्चे चिड़िया तोता पिंजरे सहित खरीदना, उनको पालना। अब तो बच्चों में समझदारी आ गई है, अब उनको पता है। मतलब बच्चों में तो अभी भी खैर नहीं है इतनी, पर फिर भी पेरेंट्स अब इस चीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि जो चिड़िया जो पक्षी है वो उड़ने वाला जंतु है, जीव है, उसको हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए, उसकी आज़ादी उसी में ही है। तो उसने बच्चे ने मोनू ने एक चिड़िया खरीदी, साथ में उसका पिंजरा भी खरीदा। मोनू सुबह शाम छोटी छोटी प्याले में पानी, चने या मूंग की दाल डालकर पिंजरे में रखता और उसके पास देर तक बैठा रहता। सुबह आँख खुलते ही अपने सिरहाने स्टूल पर रख के पिंजरे फिर उसकी नजर जाती तो वह होठों से सीटी बजाकर चिड़िया से बातें करता, कोशिश करता था, मतलब चिड़िया से बातें करने की। हालांकि चिड़िया छोटी सी थी, फिर भी वह चिड़िया के लिए पिंजरा छोटा पड़ता। वह अपने पिंजरे में अक्सर उदास बैठी रहती। चिड़िया तो छोटी सी थी, लेकिन फिर भी उसे इधर उधर घूमना होता, तो वो इसलिए उदास ही बैठी रहती थी। मुंडेर पर आकर बैठने वाली चिड़ियों की तरह वह चहचाती भी नहीं थी। मोनू चिड़िया को खुश रखने के लिए कभी रोटी मसल कर चूरमा बनाता, कभी पिंजरे में बाजरा या चावल डालता। मोनू जितने समय घर में रहता बराबर चिड़ियाओं के आसपास ही मंडराता रहता। चिड़िया कभी कभी फुदक कर उड़ने की कोशिश करती, मगर पिंजरे की लोहे की तिल्लियों से टकराकर गिर जाती। वो उड़ने की कोशिश करती थी कि मैं भी उड़ूं। अपनी ओर से मोनू चिड़िया को खुश रखने का बहुत प्रयास करता, पर पिंजरे में बंद वह एकाकी पंछी चहचाना तो जैसे भूल ही गया था। एकाकी मतलब अकेला पड़ गया था वो पंछी। मोनू के पिता प्रकाश बाबू ने उसे कई बार समझाया, बेटा जब से तुमने यह मुनिया चिड़िया खरीदी है, उसका नाम मुनिया रखा हुआ था, हर समय इसी के खेल में लगे रहते, तुम्हारी तो पढ़ाई भी चौपट हो गई है। क्या यह नहीं हो सकता कि तुम इस चिड़िया को पिंजरे से निकाल कर मुंडेर पर बैठा दो, वहीं 2 प्यालियों में इसके लिए दाना पानी रख दो। इसे छोड़ो, इसे मुंडेर पर बैठा दो, ये भी खेल लेगी थोड़ा सा, तुम इसके लिए दाना पानी रख दो, तुम पढ़ाई वढ़ाई कर लो। पर मोनू को तो चिड़िया से बहुत लगाव था, वह उसे पिंजरे से मुक्त करने को तैयार नहीं था। वह पिताजी से कहता, मैंने इसे उड़ाने के लिए थोड़ी लिया है, मैं तो इसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तो इसे इसमें ही रखूँगा। एक दिन प्रकाश बाबू के मित्र सरीन बाबू साहब ने मोनू को समझाया, बेटे यह आकाश में उड़ने वाला आज़ाद पंछी है, भगवान ने इसे उड़ने के लिए नन्हे नन्हे रंग बिरंगे पंख दिए हैं, गाने के लिए गला दिया है। यह पेड़ों की शाखा पर बैठकर गाना गाएगा तो बहुत खुश होगा। अब तुम्हारा पिंजरा तो इतना छोटा है, यह इधर उधर उड़ तक नहीं सकता। पर मोनू को सरीन साहब की बात भी अच्छी नहीं लगी। वह पंछी को पिंजरे में बंद रखने की ही जिद पर अड़ा रहा। इसी दौरान एक दिन नगर में दंगा हो गया, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। प्रकाश बाबू अखबार में काम करते थे, तो इसलिए उन्होंने, जैसे जब कोविड आया था तो लॉकडाउन लगा था, ऐसे पहले लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पे अपने यूपी में भी, मेरठ में भी, अभी भी कई जगह हो जाते हैं, तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। तो इनके शहर में कर्फ्यू लग गया, तो सब कर्फ्यू में तो यही होता है कि सब घर के अंदर रहेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो जिनके फादर थे वो एक अखबार में जॉब करते थे, इसलिए उन्हें दफ्तर के जाने के लिए कलेक्टर साहब के दफ्तर में, और मोनू को स्कूल बंद होने के कारण घर में ही रहना पड़ गया। भाई पापा तो ऑफिस चले जाते थे, अब स्कूल की छुट्टी बढ़ गई क्योंकि कर्फ्यू लग गया, इसको घर में रहना पड़ रहा था। नगर की स्थिति सामान्य होने से पहले कर्फ्यू हटने की कोई संभावना नहीं थी। शुरू में तो स्कूल बंद होने पर मोनू को बहुत खुशी हुई, लगता है कि अरे वाह छुट्टी हो गई, मजा आ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, क्योंकि वह घर में रहकर खूब उधम मचा सकता था। जब कर्फ्यू लंबा खींचने लगा, मोनू को घर की दहलीज से निकलना भी कठिन हो गया, तो वह बेचैन होने लगा। टीवी के कार्यक्रम देखते देखते उसे उकताहट होने लगी, बोरियत होने लगी। मोहल्ले के लड़कों से भी वह बाहर जाकर बात नहीं कर सकता था। गली में सारा दिन और पूरी रात पुलिस वाले बंदूक लेके घूमते थे, घर से नहीं निकल सकते थे। मोनू के पिताजी जब भी लौटते, मोनू उनसे बस एक ही बात पूछता, पापा ये कर्फ्यू कब हटेगा? प्रकाश बाबू भी एक ही जवाब देते, मोनू बेटा शहर की हालत संभलते ही कर्फ्यू खुल जाएगा, क्या ही बताएं हम। जब 10-12 दिन हो गए, लाउड स्पीकर में मुनादी सुनाई पड़ी कि अगले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मतलब थोड़ा थोड़ा समय करके खोलते हैं, तो इतने समय तक के लिए ढील दी जाएगी। अगर शहर में अमन रहा तो कर्फ्यू में और भी ढील दी जाएगी। मोनू कर्फ्यू के हटने की बात सुनकर झूम उठा और बोला, तो गली में जाने से पुलिस अब नहीं रोकेगी? प्रकाश बाबू बोले, हाँ कल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तुम घर के बाहर जा सकते हो। इसी समय बाहर बरामदे में खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और साथ ही चिड़ियों के चीखने का स्वर भी सुनाई पड़ा। मोनू दौड़कर कमरे के बाहर गया, उसने देखा वहाँ एक बिल्ली थी।
पिंजरे की तिल्लियों को पिंजरे के जो तिल्लियाँ उनके ऊपर पंजे मार रही थी, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। छोटी सी चिड़िया बिल्ली के डर से लगातार पंख फड़फड़ाती रही, वो चींची करती रही, पंख फड़फड़ाती रही। मोनू को देखते ही बिल्ली भाग गई। मोनू पिंजरा उठाकर कमरे में ले आया। वह चिंता के स्वर अपने पिताजी से कहने लगा, पापा बाहर एक बिल्ली आ गई थी और चिड़िया का पिंजरा तोड़ रही थी। मोनू के पिता बोले, बेटा बिल्ली को इस घर में चिड़िया होने का पता चल गया है, अब वह बार बार आएगी। जब तुम घर पे नहीं होगे तो इसका पिंजरा तोड़ने की कोशिश करेगी और किसी दिन इस नन्ही सी चिड़िया की जान ले लेगी। अब वो क्या है, जिस चिड़िया खुली हुई होगी तो बिल्ली को देख के भाग जाएगी। अब इसके अंदर तुम अपनी जान भी नहीं बचा सकती। मोनू चिड़िया की जान जाने की आशंका से कांप उठा और सोचते हुए पूछने लगा, फिर क्या करें पापा? प्रकाश बाबू ने उन्हें पिंजरे की चिड़िया के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने उल्टा मोनू से पूछा, अच्छा बेटे यह बताओ, कर्फ्यू पूरी तरह से हट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मोनू खुशी से ताली बजाकर बोला, फिर तो बड़ा मजा आएगा, हम बाजार जा सकेंगे, मैं विद्यालय जाने लगूंगा। बस तो तुम यही बात पिंजरे की चिड़िया के लिए भी समझो। जब वो छोटे से पिंजरे से कैद से आज़ाद होगी तो इसे कितनी खुशी होगी। पिता की बात सुनकर मोनू की आंखों में सोचने का भाव उभर आया और अगले ही क्षण उसने पिंजरे को उठाकर कहा, चलो चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। प्रकाश बाबू के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। वे मोनू के साथ छत पर चले गए। मोनू ने खुली छत पर पिंजरा खोल दिया। चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलकर पिंजरे के आसपास घूमने लगी। अब जैसे वो उड़ना ही भूल गई। जब इस तरह का पंछी बहुत दिन तक नहीं उड़ा तो पहले तो वहीं वहीं घूम रही थी, पर थोड़ी देर बाद वह उड़कर मुंडेर पर जाकर बैठी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उड़ेगी वो। कुछ क्षणों के बाद चिड़िया ने अपने पंख पसारे और आकाश में उड़ गई। चिड़िया का पिंजरा खाली देखकर मोनू के चेहरे पर उदासी छा गई। अब उसे थोड़ा दुख हुआ कि यार चली गई तो, पर उसके पिता ने उसका कंधा थपथपाकर सामने के पीपल के पेड़ पर बैठी सैकड़ों चिड़िया की तरफ संकेत किया कि देखो वहाँ कितनी सारी बैठी हैं। सारी आज़ाद चिड़िया चहचहाती हुई कितनी सुंदर लग रही हैं। मोनू ने भोलेपन से पूछा, पापा क्या हमारी चिड़िया भी उनसे ही मिल गई होगी? तो प्रकाश बाबू हंसकर बोले, तुम्हारी चिड़िया उनमें हो सकती है मोनू, हो सकता है वह कभी हमारी मुंडेर पर भी आकर बैठ जाए। तो उन्होंने कहा, हो भी सकती है, और जैसे ये चिड़िया उड़ती रहती हैं वो भी कभी हमारी मुंडेर पर आके खुद भी बैठ सकती है। मोनू पिता की बात से आश्वस्त होकर बोला, तो ठीक है, अब मैं उसके लिए छत की मुंडेर पर ही दाना रख दूंगा और पानी की प्यालियां भी यहीं टिका दूंगा। ओके, पाठ समाप्त हुआ।